नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्जुन MK1A को लेके। जैसा कि हम सभी एंटिसिपेट कर चुके हैं और इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं कि 14 फैब को जो अर्जुन MK1A का पहला यूनिट है उसको आर्मी को डिलीवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि आज उसी कार्यक्रम पर डिलीवर किया गया है जहाँ पे आर्मी को जो पहला अर्जुन MK1A है वो हैंड ओवर कर दिया गया है। वहाँ पे COAS और DRDO चीफ दोनों मौजूद थे। ये जो हैंड ओवर सेरेमनी हुई है ये चेन्नई में कंडक्ट की गई है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ चेन्नई के मेट्रो को लेके जो अगले फेज हैं उनका भी जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है। तो यहाँ पे हम अर्जुन MK1A को लेके बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि MK1A में 71 से भी ऊपर जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो किए गए हैं MK1 पे। यहाँ पे जो आपके यूज़र हैं यानी कि इंडियन आर्मी, उनके द्वारा दिए गए इनपुट के ऊपर जो इंप्रूवमेंट है वो किए गए हैं। इस तरह के तकरीबन 118 यूनिट प्रोक्योर किए जाने हैं आर्मी के द्वारा। 124 के नंबर में जो पिछला वेरिएंट है वो ऑलरेडी ऑपरेट किया जा रहा है आर्मी के द्वारा और उसमें जो मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट है वो किए जाएंगे। यहाँ पे 118 MK1A की जो लागत होगी वो 8,500 करोड़ के आसपास रहने वाली है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में भारत की बहुत सारी मुख्य कंपनियां इन्वॉल्व हैं जो कि 200 से ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है और ये जो ऑर्डर है 118 यूनिट का, ये एक जो जॉब क्रिएशन है वो करने जा रहा है। अनुमानित तौर पर ये 8,000 से भी ऊपर जो जॉब है वो क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्जुन MK1A में इंप्रूवमेंट को लेके, जिसको हम पहले भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। ज़्यादातर जो क्रिटिसिज्म होता है वो अर्जुन के वेट को लेके होता है, जो कि कॉम्बैट वेट यहाँ पे 68 टन का है। और इसको लेकर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर आप 4 क्रू मेंबर को कैरी कर रहे हो तो यहाँ पे ये ऑब्वियस हो जाएगा कि ये जो वेट है वो 60 के ऊपर जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रू मेंबर होंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए और कंफर्ट के लिए उस तरह की जो व्यवस्था है वो आपको करनी पड़ेगी। और जब आप उधर जाते हो तो जो वेट है वो बढ़ेगा। वेट को आप बैलेंस कर सकते हो पावर से, जो कि उसको मोबाइल बनाएगा अगर आपका जो पावर टू वेट रेशियो है वो हायर है तो। लेकिन वेट को लेकर जो मेन इशू होगा वो उसके ट्रांसपोर्टेशन में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जिधर भी आप इनको कैरी कर रहे हो, जिस भी माध्यम से, उसको आपके स्पेशल तरीके से बनाना होगा, चाहे वो रेल ट्रैक्स हो या फिर ब्रिज हो। इंडिजिनस कंटेंट की बात करते हो अर्जुन MK1A में तो तकरीबन 45% के अराउंड जो कंटेंट बाय वैल्यू है वो इंडिजिनस है। इसको और भी ऊपर ले जाया जा सकेगा अगर जो ऑर्डर है उनका जो नंबर है वो बढ़ता है तो। इसको लेकर DRDO चीफ ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर प्रोक्योरमेंट में सभी सामान को भारत में बनाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बड़े नंबर में ऑर्डर करते हो तो उन सभी सब सिस्टम को लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग है, डेवलपमेंट है, वो भारत में किया जा सकेगा। तो यहाँ पे जो मेन इशू है वो ऑर्डर को लेके है। अगर आने वाले दिनों में आर्मी चाहेगी कि ये जो ऑर्डर का नंबर है वो 118 से बढ़ाकर ऊपर ले जाया जाए, तब वहाँ पे संभव है कि इंजन के साथ साथ जो दूसरे सब सिस्टम है उसको भी DRDO भारत में डेवलप करेगी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टॉट है वो देगी। यहाँ पे आपको अर्जुन MK1A को लेके जो फायर पावर है उस पर काम करने की आवश्यकता है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सारा इशू वेट का ही होता तो दूसरी तरफ जो आपका अमेरिकन M1A2C है वो 68 टन से ऊपर का है। तो यहाँ पे जो पूरा मुद्दा हो जाता है वो फायर पावर का हो जाता है। और आने वाले दिनों में जो APS है यानी कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, वो पॉसिबली यहाँ पे आ जाएंगे। ऑलरेडी वो डेवलपमेंट में है, जिसके जो ट्रायल्स थे वो कंडक्ट किए जा रहे थे TBRL के द्वारा, जो कि DRDO की लैब है। कुछ की इंप्रूवमेंट्स की बात करोगे तो जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर है वो आ चुके हैं चारों तरफ, जो कि इसको प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं 240 से ऊपर तक आपको प्रोटेक्ट करने में चारों तरफ से। यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो जाता है कि अर्जुन MK1A के पास जो पावर टू वेट रेशियो है, उस केस में अगर कोई आप पे डायरेक्ट फायर करता है ATGM से, तो वहाँ पे जो कि इंस्टेंटेनियस पावर है वो आप अप्लाई करके अपने टैंक को मोड़ लोगे, जिससे कि जो इम्पैक्ट है पर्टिकुलर ATGM का वो कम हो जाएगा। एक एंगल पे वो स्ट्राइक करेगा और जब भी कोई ATGM डायगोनली आपको स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो कम हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो टरेट है MK1A के लिए वो रिडिजाइन किया गया है। और जहाँ पे बताया जा रहा था MK1 में जो बॉक्स दिए गए हैं उन सभी बॉक्स को प्रोटेक्ट कर दिया गया है और जो प्रोटेक्शन रखे गए हैं वो एक एंगल पर रखे गए हैं। बात करोगे उस प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर की, तो जो अंदर के एलिमेंट है वो आपको ऐसे दिखते हैं, जहाँ पे जो कंपोजिट आर्मर है वो इंसर्ट किए गए होंगे। बेसिकली आपके इस तरह के जो आर्मर होंगे वो इफेक्टिवली आपको प्रोटेक्ट करेंगे जो भी आपके APF PDS राउंड होते हैं उनसे। स्पेशली यहाँ पे सैबर्ट की बात कर रहे हैं तो उस तरह के हिट से आपको बचाएगा। तो ये जो इशू है उसको ऑर्डर्स कर दिया गया है। जो फ्रंटल एरिया है उसका भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करोगे जो टैंक का मेन बैरल है उसके एंड का जो एरिया है उसको भी एड्रेस किया गया है। सो यहाँ पे हम प्रोटेक्शन को लेके बात कर रहे थे तो जो पैनल है साइड में ERA पैनल, उनको एक एंगल पे रखा गया है जिससे कि वो डायरेक्ट हिट के इम्पैक्ट को नेगेट कर सके। प्रोटेक्शन में जो साइड के ट्रैक स्कर्ट्स हैं उनको मॉडलर रखा गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इस तरह के सिस्टम का मॉडलर इसलिए रखते हो कि अगर साइड से कोई काइनेटिक एनर्जी वेपन ATGM RPG आके आपको हिट करती है तो जो पूरा का पूरा पैनल है वो इम्पैक्ट की वजह से खराब ना हो। क्योंकि अगर वो एक ही मॉड्यूल में रहता है एक बड़े से शेप में, तो इम्पैक्ट के बाद जो पूरा पैनल है वो खराब हो जाएगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए स्कर्ट्स को मॉडलर रखा गया है। और ये यहाँ पे जो साइड प्रोटेक्शन है वो कंपोजिट मटेरियल का बनाया गया है, जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पैनल को चेंज कर सकते हो खराब होने के बाद। जो स्लैट आर्मर है, टर्रेट का प्रोटेक्शन है, वो सभी मॉडुलर है। स्पेशली बात करते हो प्रोटेक्शन जो कि टैंक के नीचे दिए गए हैं IED से बचने के लिए, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मॉडुलर रखी गई है। वहीं पे फ्रंट में जो डायनेमिक पैसिव प्रोटेक्शन है वो रखा गया है।
इस तरह के आर्मर काफी डिफरेंट होते हैं आपके ERA से। ERA में हम सभी जानते हैं कि इस पे कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है जैसे कि FS से PDS राउंड आके इम्पैक्ट करता है, तो जैसे ही वो इससे टकराएगा, इसको भेदेगा, तो यहाँ पे जो एक्सप्लोसिव दिए गए हैं वो ब्लास्ट होके उसको रिपल कर देंगे। ये एक बेसिक फंडा है ERA का। जबकि डायनामिक पैसिव आर्मर में क्या होता है, जिसको DMRL ने डेवलप किया है, इस तरह के आर्मर में जैसे इस पे जो स्ट्रीम है वो स्ट्राइक करेगी HE80 राउंड की, तो उस केस में ये क्या करेगा, एक बल्ज क्रिएट कर लेगा और वो जो बल्जिंग होगी वो प्रोजेक्टाइल के मूवमेंट को रिपेल और डिस्टर्ब करेगी, जिससे कि उसका इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह का जो आर्मर है वो दिया गया है फ्रंट में। साइड की हमने बात कर ली है, अंडर बेल्ट की बात कर ली है। जो गन का बैरल है उसके पास की अगर प्रोटेक्शन की बात करते हो तो वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है वो कर दिया गया है। मेंटल के पास जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ा दिया गया है। रूफ पे जो प्रोटेक्शन है वो आमतौर पर कम होते हैं, यहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। तो ओवरऑल प्रोटेक्शन के मामले में कई स्टेप ये आगे हो चुका है। जल्दी से हम बात कर लेते हैं टैंक में जो सेफ्टी है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनको लेके। तो सबसे पहले यहाँ जो कैबिस है BOP के साथ वो दे दिया गया है, मतलब कंटेनराइज्ड अम्यूनिशन बिन है वो आ चुका है, जहाँ पे सभी अमो के लिए जो इंडिविजुअल शटर हैं वो दिए गए हैं। जबकि एक जो ब्लो अप पैनल है वो दिया गया है, जिससे कि अगर किसी भी केस में आग लगती है तो वहाँ पे फायर को बाहर की तरफ डाइवर्ट किया जा सके। और इसको लेकर जो एक ट्रायल वीडियो है वो भी DRDO ने अपलोड किया था, जो कि आप अभी देख रहे होंगे। तो बेसिकली जो आपके क्रू मेंबर हैं वो और भी सेफ हो चले हैं, मतलब अगर किसी मिस हैपनिंग के केस में कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे फायर को कंटेन किया जा सकता है। यहाँ पे जो माइन प्लग है वो ऐड किया गया है और ये भी एक मेजर ड्राइवर है टैंक के वेट में एडिशन को लेके। मतलब यहाँ पे जो माइन को हटाने वाली ये एलिमेंट है, इनका जो एडिशन है वो वेट में भी एडिशन करता है, तकरीबन 1 टन के अराउंड। टैंक पे अब दे दिया गया लेजर वार्निंग सिस्टम, जो कि टैंक के चारों तरफ दिए गए हैं। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम हम सभी जानते हैं। जो गन यहाँ पे दी गई है RCWS पे 12.7 mm NSVT है, जबकि कोएक्सियल जो मशीन गन है 7.62 वो दिया गया है। जो कमांडर के लिए पैनोरामिक साइट है वो Mark II का ऐड कर दिया गया है। ये जो पैनोरामिक साइट है वो आपको हेल्प करेगा हंटर किलर कैपेबिलिटी रखने में। इसको बनाया यहाँ पे IRDE ने। फायर की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे MRS लिया गया है, यानी कि मजल रेफरेंस सिस्टम। ड्राइवर के विजन को और इम्प्रूव करने के लिए कई सारे जो साइट हैं ड्राइवर के लिए वो ऐड किए गए हैं, जो कि टैंक के बैरल के जस्ट नीचे हैं। और यहाँ पे ड्राइवर का सीटिंग अरेंजमेंट है वो रूफ माउंटेड चेयर है, जिससे कि कोई भी ब्लास्ट के केस में अगर नीचे से ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे जो आपका ड्राइवर है वो सेफ रहेगा। टैंक के रियर सेक्शन में भी जो कैमरा है वो दिया गया है, जो कि आपको कंप्लीट जो व्यू है वो देगा। ड्राइवर के डैशबोर्ड को इम्प्रूव किया गया है। जबकि फोर्डिंग को लेके जो मीडियम फोर्डिंग है उस पर ऑलरेडी टेस्ट कर लिया गया है, टैंक को फुल पानी में डाल के। यहाँ पे बैरल के ऊपर जो एक फिल्म एक्सट्रैक्टर सिस्टम है वो ऐड किया गया है। इसको आप दूसरे शब्दों में बोर इवैक्यूएटर भी बोल देते हो। इसकी हेल्प से बेसिकली कोई भी जो रेसिड्यू है या फिर आपके बैरल में फायर के बाद कोई गैस रह गई है तो उसको रिमूव करने के लिए, क्लीन करने के लिए ये सिस्टम वो दिए जाते हैं। और कुछ इस तरह से जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो वर्क करता है, जहाँ पे अपने साइड वॉल से फ्यूम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक और सिस्टम आ चुका है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम है ऑक्सिलरी पावर यूनिट का। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ चुके हैं, चाहे वो लेजर वार्निंग सिस्टम हो, लेजर काउंटर मेजर हो, गनर कमांडर ड्राइवर की साइट हो, रियर कैमरा हो, तो इन सभी के लिए जो आपको पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो पड़ेगी। आपका जो टैंक है वो हैवी है, जो कि पावर किया जाता है 1400 हॉर्स पावर वाले इंजन से। और इतनी पावर में आप इतना कुछ रन कर रहे हो, प्लस जो पावर टू वेट रेशियो है वो भी आपको मेंटेन करना है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट है वो यहाँ पे दिया गया है। और ये जो पावर यूनिट है ये जनरेट करता है 8 किलोवाट की पावर। इस तरह की यूनिट के आ जाने की वजह से आपको जो बहुत सारे एडवांटेज है वो मिल सकते हैं। जो स्पेशल एडवांटेज होगा वो अटैक के केस में होगा, जहाँ पे आप एनिमी पर अटैक करने जा रहे हो। उस केस में आप मेन पावर को ऑफ करके जो APU है उससे पावर लेके ऑपरेशन कर पाओगे, जिससे कि जो आपका ओवरऑल हीट सिग्नेचर है वो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका मेन इंजन है वो बंद है और जो आपका मूवमेंट होगा वो साइलेंट होगा। तो इस तरह के जो एडवांटेज है आपको APU से मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे जो NBC सिस्टम है, यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल सिस्टम से प्रोटेक्शन, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई इस तरह का अटैक होता है बाहर, तो टैंक के अंदर प्रेशर और बाहर के प्रेशर को बैलेंस करके उस चीज से आपको बचाया जा सकता है। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम दिया गया है, डेवलप किया उसको DRDO ने। कहीं भी फायर लगती है टैंक में तो उसका जो सप्रेशन है वो एक कम समय में किया जा सकता है। बात कर लेते हैं आर्मामेंट की। जो मेन गन है वो 120 mm का है, हम सभी जानते हैं, और राइफल्ड गन है वो। मतलब गन के बैरल के इनसाइड जो राइफलिंग है वो की गई है ताकि वो असिस्ट कर सकें प्रोजेक्टाइल को प्रोपेल करने में। जो अम्यूनिशन है वो 39 राउंड ये कैरी कर सकता है, FS से PDS, HESH, PCB और TB। सेकेंडरी आर्मामेंट की हम बात कर चुके हैं। 2 तरह के यहाँ पे जो गन है वो दिए गए हैं, 7.62 और 12.7 mm। यहाँ पे जो की एलिमेंट रहेगा वो फायर कंट्रोल सिस्टम है और गन कंट्रोल सिस्टम है। तो जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो ऑटोमेटिक टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है, जो भी आपके गनर का मेन साइट है उसके थ्रू। और ये एक थर्मल इमेजिंग FCS है। डे और नाइट किसी भी कंडीशन में टारगेट तक पहुंचने के लिए जो भी आपको डेटा चाहिए, क्या ट्रेजेक्ट्री होगी, उस सब चीज को जनरेट करेगा। और इन सब को जनरेट करने के लिए जो कि स्टेबिलिटी है आपके बैरल की वो रिक्वायर्ड होती है। मतलब आपके बैरल की स्टेबिलिटी को लेकर जो डेटा है वो जनरेट नहीं होंगे तो ये जो TI FCS है वो काम नहीं करेगा। तो अपने आप में एक एडवांस फायर कंट्रोल ये सिस्टम है जो कि टारगेट को अक्वायर करके लॉक करके किसी भी कंडीशन में आपको फायर करने में सक्षम बनाएगा।
वहीं पे इसी फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा जो भी आपके कैनन लॉन्च ATGM है उनको फायर करने में। जो गनर का साइट है उसके बगल में एक ओपनिंग दी गई है जिसके थ्रू आपके CLGM को गाइड किया जाएगा। CLGM को लेकर जो टेस्ट है वो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं और ये जो आपके MK1 होंगे ये सभी के सभी CLGM फायर करने में सक्षम होंगे। अगले सिस्टम की बात करते हो तो वो है मल्टी बैरल ग्रेनेड और स्मोक लॉन्चर, जिसकी जो पोजीशन है वो नए वाले कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दी गई है। वो एक रोटरी पैनल पे आ चुका है, मतलब जो बैरल का स्ट्रक्चर है वो मूव कर पाएगा वेरियस डायरेक्शन में फायर करने के लिए, और इससे जो एक स्टेबिलिटी है वो भी इसको मिलेगी। प्रॉब्ली यहाँ पे ये चीज़ गिम्बल पे दी गई होगी। कम्युनिकेशन के लिए जो सेटकॉम एंटीना है वो दिया गया है, प्लस यहाँ पे ये सक्षम होगा जो मेट्रोलॉजिकल डेटा है उनको जनरेट करने में, जैसे कि जो बाहर का टेम्परेचर है, विंड की स्पीड है वो कैसी है, तो इस सब की जो जानकारी है ये आपका ये पर्टिकुलर जो मैस्ट है वो ला के देगा। बगल में आपके दो बड़े बड़े एंटेना दिख रहे हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए, और वैसे भी यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए VHF और UHF एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको जैम करना और इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने जा रहा है। तो इन सभी क्षमताओं के आ जाने की वजह से अर्जुन टैंक के पास जो एडवांटेज है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे जो CNI रेडियो है यानी कि कॉम्बैट नेट रेडियो वो DRDO ने बनाया हुआ है जो कि पॉसिबली आपके अर्जुन मार्क 2 पर भी जाने वाला है। ये आपको हेल्प करेगा VHF फ्रिक्वेंसी में कम्युनिकेट करने में, और इसी के लिए जो एंटेना है वो दिए गए हैं। तो अपने आप में 118 अर्जुन MK1 के जो ऑर्डर हैं वो आप अभी फिलहाल कह नहीं सकते हो कि एनफ है, क्योंकि इस तरह के तकरीबन इतने और ही ऑर्डर आते हैं तब जाके प्लेटफॉर्म की जो कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट, वो आप निकाल पाओगे। तो अभी मिनिमम 300 के नंबर में इस तरह के जो ऑर्डर है वो आते हैं, वो एक अच्छी खबर रहेगी। फिलहाल यहाँ पे जो 118 का नंबर है वो एक अच्छी शुरुआत करने वाले हैं अर्जुन MK1 के प्रोडक्शन को लेके, और उसके बाद जो अर्जुन मार्क 2 है वो बनाया जाएगा जो कि इससे लाइटर होगा और काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट को वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी और वीडियो में हम अर्जुन MK1 को कंपेयर करेंगे दूसरे टैंकों से। तब तक के लिए जय हिंद।